नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन से जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है प्रमुख खबर और तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन तीसरी लिस्ट जारी होते ही ममता बनर्जी की टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई इस समय नजर आ रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव है और इन 2 चरणों में अगर हम देखें तो 23 तारीख और उसके बाद में 29 तारीख, और इसको लेकर के लगातार चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से है। तो वहीं चुनाव आयोग भी अपनी पूरी तैयारियां इस समय कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का लक्ष्य है पारदर्शिता के साथ ये चुनाव कराना, हिंसा मुक्त चुनाव कराना। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पश्चिम एशिया में जंग लगातार जारी है और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इस समय की जा रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से सेना की तैनाती इस वक्त कर दी गई है ग्राउंड जीरो पर। आखिर कहां पर यह तैनाती की गई है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है बच्चों से जुड़ी हुई, रील नहीं बल्कि रियल बचपन। जी हां, एक देश ऐसा जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन आखिर कौन से इस देश ने ये बैन लगाया है और किन आधार को इसमें बताया गया है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो पहली और प्रमुख खबर सबसे पहले आपको बता दें, जहां सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां 60 लाख विवादित मामलों के निपटारे के लिए सुनवाई लगातार जारी है। और अभी तक अगर हम देखें तो 38 लाख मामलों का निपटारा भी हो चुका है और 22 लाख मामले अभी बाकी हैं। तो वहीं बीते कल रात तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी गई। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है, 23 अप्रैल और उसके बाद 29 अप्रैल, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि चुनाव आयोग का लक्ष्य है पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव कराना, जिसके लिए कई कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, ट्रांसफर किए गए, तबादले हुए। आखिर क्या है चुनाव आयोग का पूरा प्लान, जानेंगे अपने संवाददाता से भी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर पर एक और लिस्ट। तो जी हां, एसआईआर को लेकर एक और सप्लीमेंट्री लिस्ट इस समय जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे लगातार, क्योंकि अब तक 60 लाख में से 38 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सीओ वेबसाइट पर ये जो पूरी तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो इस समय उपलब्ध है। हालांकि 60 लाख में से अगर हम देखें तो 22 लाख मामले अभी भी लंबित है। 22 लाख मामलों को लेकर के सुनवाई अभी भी जारी है और बहुत जल्दी उसको लेकर भी लिस्ट हम सभी के सामने होगी। हालांकि आज ये तीसरी लिस्ट है। इससे पहले पहली लिस्ट की अगर हम बात करें, पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जो कि 23 मार्च को प्रकाशित की गई थी, उसके बाद में दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट आई 27 मार्च को, और अब बीते कल यानी कि 28 तारीख को तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट हम सभी के सामने आई। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के अगर प्लान की बात करें तो वो भी आपको बता दें, क्योंकि पुलिस को पूरा फ्री हैंड इस समय दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसमें कहा गया है कि सेक्शन 58A और 135A का डंडा चलता हुआ नजर आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। इसके साथ ही वेबकास्टिंग की पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, पूरा कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग होगी। इसमें आरओ, डीओ, सीओ स्तर पर सीधे तौर पर निगरानी होगी जब मतदान होगा। सीईसी भी मॉनिटरिंग इसकी कर सकते हैं जब मतदान होगा, तो क्योंकि 2 चरणों में मतदान होना है और हर बूथ के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर कैमरे लगेंगे, जिससे कि चुनाव जो है, जो मतदान हो वो पारदर्शिता के साथ हो। कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर बूथ के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। हर बूथ पर 2 एआई सक्षम कैमरे भी जरूरी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कैमरे हैं वो भी वहां पर लगाए जाएंगे, जिससे कि गिनती करने में आसानी हो और कई सारी चीजों से ये लेस होंगे। 360 डिग्री कैमरे लगाए जाएंगे, यानी कि वो कैमरे होंगे जो एक जगह रहेंगे, लेकिन एक जगह से ही वो 360 डिग्री टर्न लेकर के और सारी जो तस्वीरें हैं वो उपलब्ध हो सकेगी इन कैमरों के जरिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी इसमें होगी। इसके साथ ही मॉक पॉल शुरू होते ही त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग होगी। सभी जिलों में कंट्रोल रूम खुले होंगे। तो ये तमाम जो बड़े कदम है वो इस समय उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। किस तरीके की पूरी प्लानिंग है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियों में भी कैमरे होंगे, क्यूआरटी की गाड़ियों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही फर्स्ट लेवल चेकिंग का भी काम पूरा हो चुका है। ईवीएम
और वीवीपैट की जांच पूरी कर ली गई है 2 चरणों में, क्योंकि चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में 23 और 29 तारीख को। करीब 3 लाख यूनिट की जांच की जा चुकी है और सीईओ कार्यालय से ऑनलाइन भी निगरानी की जाएगी। इस पूरे जब मतदान होगा तब चुनाव से एक दिन पहले सख्त एक्शन भी लिए जा सकते हैं और साथ ही मतदान कर्मियों की गाड़ियों में भी कैमरे लगाए जाएंगे कि वो गाड़ियां कब कहां जा रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर। और ऐसे में चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। 1,000 plus booths plus the 14,000 approximately auxiliary booths on the day of the poll, and these webcasting will be observed at control rooms at the level of the returning officer, then at the district election officers level, and also at the CEO office control room. So a very large number of micro observers will be engaged at the 3 tiers of control rooms who will be observing the entire proceeding in each of the booths, and each booth will be covered by one webcam inside the booth and one webcam outside the booth, which will oversee which will focus on the waiting queues of voters. तो चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरीके से तैयारियां हैं चुनाव आयोग की जब मतदान होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके साथ ही जो गाड़ियां वहां पहुंचेंगी उनकी भी मॉनिटरिंग होगी। ये जो कैमरे लगेंगे वो एआई भी उसमें लेस होगा और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि पूरी तरह से कंट्रोलिंग की जाएगी, जिससे कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं 2 चरणों में जो मतदान होगा वो पूरी तरह से पारदर्शी हो, किसी प्रकार की कोई हिंसा इस दौरान यहां पर ना हो, इसको खासतौर पर ध्यान में रखा गया है और निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन इसके साथ ही एसआईआर सप्लीमेंट्री लिस्ट पर आर पार की तस्वीर भी अब कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस अपारदर्शी प्रक्रिया और साथ ही वैध मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे गए, ये बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के इस कदम का समर्थन करती हुई नजर आती है और कहना है कि फर्जी वोटर्स का हटाना जरूरी है, निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें सप्लीमेंट्री लिस्ट को लेकर, तो कांग्रेस कह रही है कि सूची में गड़बड़ी के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, लिस्ट को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये तमाम बातें सीधे तौर पर कही जा रही हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से। लेकिन इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। असम की विरासत और संस्कृति को सहेजती ग्रामीण महिलाएं
धागों से लिख रही हैं सशक्तिकरण की गाथा। दिखाएंगे आपको कि गुजरात के गांव-गांव में कैसे चल रही है लाइब्रेरी मुहिम। तो लेकर चलेंगे आपको पूर्णिया के एक ऐसे गांव में जो बन गया है फुटबॉलर विलेज। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। ब्रेक से पहले भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 23 और 29 तारीख को। लेकिन इसके साथ ही इस समय चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग एक एक करके सारी तैयारियां पूरी कर रहा है, जिससे कि क्योंकि सीधे तौर पर लक्ष्य रखा गया है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में वो पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और साथ ही किसी प्रकार की कोई हिंसा की खबर सामने ना आए। और इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे कड़े कदम इस समय उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि जिन जगह पर बूथ जो होंगे वहां पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और ये सीसीटीवी वो होंगे जिनमें एआई लेस होंगे और साथ ही 360 डिग्री ये कैमरे घूम सकेंगे, यानी कि एक जगह रह के ही ये कैमरे 360 डिग्री घूम के सारी फुटेज उपलब्ध करा सकेंगे। मॉनिटरिंग यानी कि कंट्रोल रूम से पूरी मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी, हर बूथ की मॉनिटरिंग होगी कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने ना आ पाए। इसके साथ ही जो गाड़ियां होंगी उन पर भी सीसीटीवी और उन पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। तो सीधे तौर पर हम देखें तो ये तमाम वो कदम है जो इस समय उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुए तो उस दौरान हिंसा की कई सारी खबरें हम सभी के सामने आई थी। तो ऐसे में चुनाव आयोग पूरी तरह से कमर कस चुका है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा वाली खबर इस बार सामने ना आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इससे जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर देखिए तो तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट इस समय जारी की जा चुकी है, जिसमें से अगर हम देखें तो 60 लाख में से 38 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 22 लाख मामले बाकी हैं। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है 2 चरणों में मतदान कराने के लिए, कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कृतिका, देखिए जैसे कि आपने कहा कि 60 लाख में से 38 लाख का निपटारा हो चुका है और आगे चल के अब हर दिन एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकलेगा। कल 3rd सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगा और कहा गया है कि आज से कंटिन्यू प्रोसेस में हर दिन आपको एक सप्लीमेंट्री लिस्ट मिलेगा और ये माना जा रहा है कि अब बहुत जल्दी 7 लाख का जो कुल मिलाकर कितने रहे कितने कटे वो फिगर स्पष्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो ट्राइब्यूनल जो फॉर्मेशन की जो बात थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। आज जिला वारी भी हर डीओज अपने जो एसडीओ है एसडीओ लेवल में हर जगह पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप ट्राइब्यूनल के लिए जो वेबसाइट ECI नेट ऐप वहां से जो जानकारी जाना चाहिए वोटर्स के लिए उसका काम कीजिए, उसका काम शुरू हो गया है। और ट्राइब्यूनल भी अगले हफ्ते से यानी सोमवार से फंक्शनल हो जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बार काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग के तरफ से। आप पोल डे को लेकर और पोल डे के पहले भी लेकर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को लेकर, जिसमें 2 बातें हैं जो मेंशन करने के लिए काफी अहम है, जो इस बार चुनाव के लिए बंगाल चुनाव के लिए कुछ अलग है। पहला तो ये है कि बूथ के 100 मीटर दायरे में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो पहले उसको रिपोल के लिए माना जाता था, लेकिन ये बात चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बूथ के यानी पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ नहीं, पोलिंग बूथ के इलाके में जितने वोटर्स है, मानिए एक बूथ के 1800 वोटर्स है तो वो बूथ का जो दायरा है उस दायरे में भी कोई अगर हादसा होता है, अगर कोई वोटर ये शिकायत दर्ज करते हैं कि हमें बूथ को जाने के लिए रोका गया तो तुरंत उसको रिपोल के लिए कंसीडर किया जा सकता है, अगर देखा जाए कि उसमें दम है, उस बात में दम है। और दूसरी बात है ओसीज को जो है थाने के जो आईसीज है उनको एकदम ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो लोग सख्त तरह से कार्रवाई करें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, जो हर दिन और भयानक रूप लेती जा रही है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के पलटवार में ईरान भी इजराइल और खाड़ी देशों को अपना निशाना बना रहा है। एक तरफ पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है,
यूएस ने पश्चिम एशिया में अपनी सेना बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति को लेकर उनके अपने ही लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के लोगों ने 50 सीधे तौर पर देखें तो 50 से ज्यादा शहरों पर इस तरीके की प्रदर्शन किए गए हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किए गए हैं नो किंग्स प्रदर्शन के तहत, क्योंकि ट्रंप की नीतियों से वहां के लोग जो है काफी नाराज और खफा इस समय नजर आ रहे हैं। वहां की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर काफी लाखों की संख्या में वहां पर लोग उतरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई का भी मुद्दा है कहीं ना कहीं, लेकिन इसके साथ ही जो युद्ध जारी है, जो संघर्ष है, उसको भी कहीं ना कहीं लोग इस समय उस पर अपना जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क, डलास और में अगर हम देखें तो ये रैलियां वहां पर की गई हैं। 50 से ज्यादा शहरों में इस तरीके की ये रैलियां वहां पर की गई हैं। वॉशिंगटन की अगर हम बात करें तो बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर भी सामने आया और ट्रंप को अब जाना होगा, इस तरीके के नारे वहां पर लगते हुए नजर आए हैं। ईरान पर हमले का भी विरोध इस समय वहां के लोग, वहां की जो आम पब्लिक है वो करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके अगर हम इतिहास में जाएं तो इन प्रदर्शनों की अगर हम बात करें तो ये प्रदर्शन आज के नहीं है, बल्कि ये प्रदर्शन शुरू हुए थे जून में और अनुमानित 60 लाख लोग उस वक्त इसमें शामिल हुए थे। अक्टूबर 2025 में प्रदर्शन का ये दूसरा चरण था, जिसमें 2700 से ज्यादा शहरों में रैली निकाली गई, विरोध किया गया और करीब 70 लाख लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। और अब एक बार फिर से इस तरीके के प्रदर्शनों की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएस ने अपनी जो फौज है उसको और बढ़ा दिया है। यूएस ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। त्रिपोली के आने से टेंशन काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खाड़ी पहुंचा इस वक्त यूएस का ये युद्धपोत और इसमें इस जहाज पर 3500 सैनिक सवार हैं। और सिर्फ सैनिक नहीं है, बल्कि फाइटर जेट भी त्रिपोली पर मौजूद हैं। फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो F-35 फाइटर जेट्स इस पर तैनात किए गए हैं और फाइटर जेट्स के अलावा कई सी हॉक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती इसके साथ ही की गई है। ट्रांसपोर्ट के लिए ऑस्प्रे विमान की भी एंट्री अब हो चुकी है, लेकिन सीधे तौर पर लगातार ये जो संघर्ष है वो दिन प्रतिदिन और भयानक होता हुआ नजर आ रहा है। और जंग में अब हुती विद्रोही जो है वो इनकी भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया है और 24 घंटे के अंदर अगर हम देखें तो ये दूसरा हमला है। इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हुती विद्रोहियों की तरफ से और ये बात कही गई कि आगे भी हमले जारी रहेंगे। हुतियों का कहना है कि ट्रिगर पर है हमारी उंगलियां और समुद्री व्यापार मार्ग अब बाधित हो सकता है। तो यानी कि जंग में अब हुती विद्रोही भी को भी एंट्री इस समय हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सोमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, फिलहाल ये संघर्ष जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएस की तरफ से सेना और ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का उनके ही देश में विरोध भी हो रहा है। देखिए, अमेरिका लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध का होना लाजमी है। सभी तरह के वॉइस रहते हैं ऐसे देशों में और ऐसे देशों में लोग प्रदर्शन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी इस तरह के प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा था और आज भी जब वो ईरान में युद्ध में है तो उस समय भी प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है उनको। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस में इस युद्ध के बारे में प्रस्ताव आया। कांग्रेस के लोगों ने इस युद्ध की आलोचना की, हालांकि वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और ट्रंप को ये अधिकार दे दिया गया कि हाँ इस युद्ध को जारी रख सकते हैं। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसलिए उनको ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है, हमको भी देखनी पड़ रही है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके का जंग है, जंग में जो 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई है इसके बाद लगातार वो बढ़ती ही जा रही है और लगातार इसलिए बढ़ती जा रही है कि ईरान भी उसका पुरजोर जवाब दे रहा है। हो सकता है उनका असेसमेंट ऐसा होगा कि ईरान इतने ज्यादा देर तक, 1 महीने हो गए, उतने दिन तक वो अब जंग को जारी नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान ने भी बहुत रणनीतिक तरीकों से उन्होंने यूएस की जो बेसेज है जितने मध्य एशिया में, वेस्ट एशिया में उन सारी जगहों पे उन्होंने हमले करके अमेरिका को भी असहज कर दिया है। इजराइल में भी वो लगातार हमले कर रहे हैं, नागरिक ठिकानों पे भी हमले हो रहे हैं। तो इजराइल में भी विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका में, इजराइल में भी विरोध हो रहा है इस युद्ध का। और दूसरी तरफ है जो मरीन जो कमांडर्स हैं, मरीन कमांडरों ने अपने मरीन जो उनके वो सैनिक होते हैं जो समुद्र से जाते हैं ग्राउंड अटैक करने के लिए किसी देश में, तो मरीन कमांडरों ने जो है अपने अपने जो तहत जो सैनिक है उनके मरीन
उनको ये एक निर्देश दिया है कि वो तैयार रहे, और न सिर्फ तैयार रहे बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी इस स्थिति के लिए तैयार करे। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि जंग जो है, जंग अभी भी लगातार बढ़ रही है, और जंग में रुकने की कोई स्थिति अभी तक इसलिए नहीं बन रही कि ईरान की तरफ से कोई माकूल जवाब अभी तक नहीं आया है समझौते का। वो ये कह रहे हैं कि समझौता कहीं नहीं हो रहा है। हालांकि आज इस्लामाबाद में पहुंचे हैं सऊदी अरब के, इजिप्ट के विदेश मंत्री, और वो बात करेंगे कि देखते हैं कैसे किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है। अगर वहां से कोई संदेश आता है तो निश्चित तौर पे हो सकता है कुछ मामला बने, लेकिन अभी तक जो है लगातार जो संकेत यही है कि युद्ध बढ़ रहा है। ये तेहरान में अभी हमले हुए हैं, हुतियों ने शुरू कर दिया है। ठीक है अखिलेश, आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसके साथ अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात करते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगी रोक से जुड़ी खबर की। दरअसल हम सभी जानते हैं कि बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल का कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है, और उनका बचपन भी छिन जाता है। और ऐसे में कई देश सोशल मीडिया पर बैन लगाते नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में इंडोनेशिया ने ऐतिहासिक फैसला लिया और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और इस तरह का सख्त कानून लाने वाला इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में पहला देश बन गया है। फिलहाल कौन कौन से देश हैं सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि डिजिटल नहीं बल्कि रियल बचपन बेहद जरूरी है। इंडोनेशिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो है वो बैन कर दिया गया है, और इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं मिलेगा। करीब 7 करोड़ बच्चों को एक्सेस अब नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का, और साथ ही जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उन्हें भी बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ ही डिजिटल खतरों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, ये बात वहां की सरकार की तरफ से कही गई। और साथ ही बच्चों को लेकर कहा गया कि मानसिक स्वास्थ्य जो है उससे समस्याओं से बचाने की ये कोशिश है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मोहित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सीधे तौर पर देखें तो हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो हम सभी पर बुरा पड़ता है, और खासतौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बचपन भी चिंता है और कई सारी बीमारियां भी उनको इसके जरिए होती हुई नजर आती है। ऐसे कई सारे मामले हम देख चुके हैं। अब ऐसे में इंडोनेशिया की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए कृतिका, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडोनेशिया पहला ऐसा देश बन गया है दक्षिण पूर्व एशिया में जिसने इस तरीके के नियम को लागू कराया है। अब आप समझिए कि 28 करोड़ की जनसंख्या में अगर 7 करोड़ बच्चे जो कि इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे, अगर वो उससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहे हैं तो उस पर ये बैन लगाकर इंडोनेशिया ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार की साइबर बुलिंग हो, साइबर फ्रॉड हो, ऑनलाइन गेमिंग हो, स्ट्रेस हो, या फिर कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफी या कोई भी ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट जिससे कहीं ना कहीं हमारा बचपन प्रभावित होता है, तो ऐसे सभी तरीके के कंटेंट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इस कानून को कहा गया है पीपी ट्यूनिस कानून। इसके लिए पहले ही इंडोनेशिया की सरकार ने साफ साफ संकेत दे दिए थे। इसके तहत जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, या फिर वो सोशल मीडिया के दूसरे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हो, या फिर दूसरी तमाम ऐसी साइट्स हो, उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि वो अपनी पॉलिसी में चेंजेस करेंगे। इसके लिए कुछ हद तक कुछ एजेंसियों ने अपनी तरफ से सहमति भी दे दी है। अब आप एक बात समझिए, इंडोनेशिया की जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 28.47% ही मामलों में सिर्फ कार्रवाई की गई, यानी कि जो टोटल मामले रिपोर्ट किए गए उसमें महज 28.5% मामलों में ही कार्रवाई हुई है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इस तरीके की चीजों पर रोक लगाई, उसके बाद अब इंडोनेशिया ने इस कदम को उठाया है। अब आप समझिए कि लंदन के अंदर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस पूरे मामले को लेकर वोटिंग हो चुकी है, यानी कि अब सरकार के ऊपर वहां भी दबाव है कि वो भी इसी तरीके की नीति को जल्द से जल्द लागू करे और हमारे बचपन को सेव करे, क्योंकि बचपन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर यह महत्वपूर्ण कदम इंडोनेशिया की तरफ से उठाया गया। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे देश हैं जो बैन लगाने की और तैयारियां इस समय कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहे और उनका बचपन वो जी पाएं। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।